सीताराम और रूपा दोनों ऊंट पालते थे। टूरिस्ट उनके ऊंटों की सवारी करते थे, इससे उनका घर चलता था। सीताराम की एक ऊंटनी गौरी गर्भवती थी। अरे गौरी, मुझे तो थारे बच्चे के आने का इंतजार है। थारा बच्चा तो थारी ही तरह चोखा होगा। सीताराम गौरी का बहुत लाड़ किया करता था। उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाता था, उसकी मालिश करता और उसके साथ बातें भी करता था। कुछ महीनों बाद जब सीताराम की ऊँटनी गौरी को बच्चा हुआ तो सीताराम की पत्नी रूपा चीख पड़ी, हाय राम, ये क्या शैतान! अरे यो तो शैतान पैदा हो गयो है। क्या? सीताराम ने ऊँटनी के बच्चे को देखा तो वो भी हड़बड़ा गया। उसके 3 मुंडी थीं। 3 मुंडी? ये तो शैतान है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? सीताराम और उसकी पत्नी चिंतित थे कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। और उनकी चिंता और बढ़ गई जब गांव वाले सीताराम के घर के बाहर इकट्ठे होने गए। सीताराम, सीताराम, सीताराम! सीताराम घबराते हुए बाहर गया। जी, क्या बात है? क्या बात है? ये तुम खुद जानते हो। 3 मुंडी वाला ऊंट वो शैतान है, उसे मार डालो। हाँ, 3 मुंडी वाला ऊंट शैतान है। अगर वो इस गांव में रहेगा तो भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। मार दो उसे। अरे अरे, वो बेचारा तो अभी पैदा हुआ है, पर वो शैतान है। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इसे कहीं दूर छोड़ आऊंगा, पर उस छोटे से बच्चे को मारने का पाप मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे माफ कर दो। ठीक है, उस शैतान को इतना दूर छोड़ दो कि वो कभी वापस ना लौट पाए। ठीक है। गांव वालों की बात मानकर रात के अंधेरे में सीताराम ने गौरी और उसके 3 मुंडी वाले बच्चे को लिया और चलने लगा। तभी, गौरी को कहाँ ले जा रहे हो? जहाँ गौरी का बच्चा रहेगा वहीं गौरी रहेगी। एक माँ को उसके बेटे से अलग नहीं कर सकता हूँ मैं। सीताराम ऊँटों के साथ गांव के बाहर वाले जंगल में गया। जंगल के अंदर सीताराम ऊँटनी और उसके बच्चे के लिए ठिकाना ढूंढने लगा। कभी सोचा ना था गौरी कि तुझे ऐसे जंगल में छोड़ना पड़ेगा। और ये तेरा बालक, इसका तो अभी तक नाम भी नहीं रखा है मैंने। बादल, आज से थारा नाम बादल होगा। सीताराम दुखी था। वो अपनी ऊँटनी से अलग नहीं होना चाहता था, पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जंगल में आगे चलकर सीताराम को एक बड़ी गुफा दिखी। ये गुफा सही लग रही है। तुम दोनों आज से यहीं रहोगे गौरी। और बादल, तेरी भली ही 3 मुंडी हो, पर तू शैतान नहीं है। तू बस एक नन्हा बालक है। मैं तुझसे और तेरी माँ से मिलने आता रहूंगा। सीताराम ने रोते हुए अपने दोनों ऊँटों को गले लगाया और वहाँ से चला गया। अब से अक्सर सीताराम गांव से जंगल आया करता और अपने ऊँटों से मिलने के लिए वो गौरी और बादल को मिलकर बहुत खुश रहता था। अगर भगवान मेरी इच्छा पूरी करे तो मैं भगवान से मांगूंगा कि मैं तुम दोनों के साथ ही रह सकूं हमेशा के लिए। पर ऐसा ना है, मुझे तो गांव लौटना ही पड़ेगा। सीताराम वापस गांव लौट गया। एक दिन जंगल में एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आया और उसने गौरी और बादल के फोटो खींचे। फोटोग्राफर दंग था कि जंगल में 3 मुंडी वाला ऊंट रहता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने अपनी कंपनी को कॉल किया और ये बात बताई। फिर क्या था, फॉरेस्ट ऑफिसर्स 3 मुंडी वाले ऊँटों की खोज में लग गए। आखिर उन्हें बादल और गौरी मिल गए और साथ ही सीताराम भी। मेरे बादल को मत मारो। मेरा बादल शैतान नहीं है, वो एक छोटा सा बालक है। उसे मत मारो। हम उसे नहीं मारेंगे। वो तो एक दुर्लभ ऊंट है। तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा बादल एक अजूबा है। फॉरेस्ट ऑफिसर ने उस वाइल्ड लाइफ वाली कंपनी को फोन लगाया और कुछ ही देर में उनके ऑफिसर वहां पर आ गए। तुमने इस 3 मुंडी वाले ऊंट को जंगल में क्यों छोड़ दिया? मैं तो बादल को यहाँ बिल्कुल ना छोड़ना चाहूँ, पर गांव वाले वो मेरे बादल को जिंदा नहीं रहने देंगे। सीताराम ने उन लोगों को अपनी पूरी कहानी बताई। अब आप लोग मेरे बादल को कुछ ना करना। नहीं, हम तो उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे।
आप चाहो तो हम आपके और आपके बादल के लिए एक अलग से जंगल खरीद लें, जिस जंगल में बादल को कोई नुकसान ना हो। बादल एक अजूबा है, इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे, पर हम नहीं चाहते कि बादल आपसे दूर हो। अगर ऐसा हो सकता है तो इससे अच्छा भला क्या होगा। मेरा बादल जिंदा रहे और मेरे पास रहे, इससे ज्यादा मैं कुछ ना चाहूं भाया। ठीक है। कुछ ही दिनों में उस कंपनी ने बादल के लिए वो जंगल खरीद लिया। जंगल के आसपास फेंसिंग भी लग गई और सिक्योरिटी भी। सीताराम के लिए एक अच्छा घर भी बनवा दिया गया। 3 मुंडी वाले ऊंट को देखने लोग दूर दूर से आते थे। वाइल्ड लाइफ कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी और उन्होंने इस मुनाफे का एक भाग सीताराम को देना चाहा। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, आप ये पैसे हमारे गांव के भलाई के लिए खर्च कीजिएगा, उन्हीं को दे दीजिए। कंपनी ने वो चेक गांव के मुखिया को दे दिया। जिस 3 मुंडी वाले ऊंट को आप गांव वाले मारना चाहते थे, उसी 3 मुंडी वाले ऊंट की वजह से आपके गांव का भला हो रहा है। गांव वालों को उनकी गलती समझ आ गई और सीताराम अपने 3 मुंडी वाले ऊंट के साथ हंसी खुशी जीवन जीने लगा। दिनेश एक गरीब मिस्त्री था। वो लकड़ियों से कुर्सियां, टेबल और पलंग बनाया करता था। दिनेश हर हफ्ते जंगल आता और लकड़ियां इकट्ठी करता। दिन भर मेहनत कर करके वो लकड़ियां काटा करता था और शाम होते ही उन्हें अपने सर पे उठाकर अपने घर लौट आता था। दिनेश बहुत ही मेहनती था, उसे मेहनत करना भी पसंद था। एक दिन की बात है, दिनेश लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए जंगल आया था। मुझे आज जल्दी घर पहुंचना चाहिए, वरना काम वक्त पे खत्म नहीं होगा और फिर लाला जी पैसे भी कम देंगे। वो लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर ली और उन्हें अपने सर पे रखकर जैसे ही चलने लगा, पानी पानी। दिनेश को किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक राहगीर जमीन पर गिरा हुआ था और उसके आसपास 4 ऊंट भी खड़े थे। दिनेश उस व्यक्ति की मदद के लिए दौड़ा। पानी पानी भाई, अभी लाया। दिनेश नदी के तरफ गया और वहां उसे कुछ नारियल की कटोरियां भी दिखी। दिनेश ने एक नारियल की कटोरी में पानी भर लिया। पानी पानी। ये लो भाई पानी। दिनेश ने उस आदमी को पानी पिलाया। शुक्रिया भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भैया, क्या आप बहुत दूर से आए हैं? हाँ, मैं रेगिस्तान से यहाँ आया हूँ। अपने ऊँटों को लेकर शहर जा रहा हूँ। रेगिस्तान से? बाप रे भाई, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कोई नहीं भाई, आपके ऊँट बहुत ही खूबसूरत हैं। क्या तुम्हें ये पसंद है? हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो भाई, आज से ये दोनों ऊँट तुम्हारे हुए। नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। इन्हें अच्छे से पालना और 2 दिन में एक बार इन्हें चारा देना, ये इनके लिए काफी है। शुक्रिया भाई। ऐसा बोल वो व्यक्ति वहां से चला गया और दिनेश अपने ऊंट लेकर गांव की ओर लौटने लगा। दिनेश के ऊंटों को देखकर गांव के लोग चौंक गए। दिनेश के पास इतने अच्छे ऊंट, कितने बड़े बड़े हैं ये, इनकी त्वचा कितनी चमकदार है ना? दिनेश को ये सारी बातें सुन बहुत अच्छा लग रहा था। दिनेश अपने ऊंटों को अपने घर ले गया। उसने ऊंटों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वो हर दूसरे दिन ऊंटों को चराने गांव से दूर जंगल ले जाता। दिनेश ने नया व्यवसाय भी शुरू कर लिया था, ऊंट की सवारी का।
गांव के लोग ऊंटों की सवारी कर बहुत खुश थे और दिनेश की आमदनी बढ़ने लगी थी। एक दिन दिनेश अपने ऊंटों को पानी पिला ही रहा था कि उसका पड़ोसी भीखू वहां आया। आओ भीखू भाई, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही सोचा तुमसे मिल लूं। बहुत अच्छे भाई। तुम्हारे ऊंट तो बहुत अच्छे हैं, कहाँ से खरीदे? खरीदे नहीं, तोहफे में मिले। दिनेश ने भीखू को सारी कहानी बताई। तो ऐसी बात है। मैं एक गरीब मिस्त्री भला ऊंट कैसे खरीद सकता था? वैसे भाई, तुम्हारे दोनों ऊंट एक जैसे दिखते हैं, तुम इन दोनों में फर्क कैसे करते हो? मुझे भी इन दोनों में फर्क नहीं पता चलता। क्यों ना तुम इन दोनों के गले में अलग अलग रंग की घंटियां बांध दो, ताकि तुम दोनों ऊंटों में फर्क कर सको। ये अच्छा सुझाव है भाई। हाँ। दिनेश ने दोनों ऊंटों के गले में अलग अलग रंग की घंटियां बांध दी। अगले दिन दिनेश अपने ऊंटों को लेकर जंगल पहुंचा। ये घंटी का सुझाव तो बहुत अच्छा है। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम दोनों कहाँ हो। हाँ। ऊंटों को चरने छोड़ दिनेश एक पेड़ की छांव में सो गया और उसके ऊंट चलते चलते जंगल के भीतर चले गए। जंगल के भीतर एक शेर और शेरनी रहते थे। ऊंटों के गले की घंटी की आवाज से शेर और शेरनी का ध्यान उनकी ओर गया। ऊंट चलते चलते थक गए और वहीं बैठ गए। शेर और शेरनी इसी ताक में थे। जैसे ही उनमें का एक ऊंट सो गया, शेर और शेरनी ने उस ऊंट पर हमला कर दिया। दूसरा ऊंट वहां से भाग निकला, पर एक ऊंट शेर और शेरनी का शिकार हो गया। जब दिनेश की आंख खुली तो उसे उसके ऊंट कहीं नजर नहीं आए। वो उन्हें ढूंढने लगा। आखिर उसे घंटी की आवाज सुनाई दी। उसका एक ऊंट वहां भाग रहा था, पर दूसरे का कोई नामो निशान नहीं था। दिनेश का दूसरा ऊंट मर चुका था। शायद अगर वो घंटी नहीं बांधता तो आज वो ऊंट शेरों का शिकार न होता। लेकिन उस घंटी की ही वजह से दिनेश अपने दूसरे ऊंट को ढूंढ पाया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी निर्णय का अच्छा और बुरा दोनों परिणाम हो सकता है और हमें सोच समझ के निर्णय लेने चाहिए।